बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अभी तक की कहानी क्लियर है? क्या क्या हुआ था अभी तक? पहले डाल्टन आया, डाल्टन कुछ बोल नहीं पाया, मतलब इनडिविजिबल बता के चला गया वो, ठीक है। उसके बाद फिर 90 साल बाद थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन निकाला उसने, फिर न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सारी चीजें हुई, है ना। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की गई थी और बाकी चीजें एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा था। फिर सेकंड रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम मॉडल दिया वहां पर, और वो फेल कहां हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में फेल हो गया कि भाई यहां पर एनर्जी लूज होती जानी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैक्सवेल ने जो है वो नकार दिया था, रदरफोर्ड मॉडल को, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। फिर कुछ थ्योरीज जो थी मैक्सवेल की और प्लैंक की, जो आगे जो बोहर मॉडल ने यहाँ पर यूज किया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बोहर जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, एच न्यू के फॉर्म में रहती है ना, एन एच न्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर वो कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? दो जगह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इतना जानने के बाद अब हम आते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने यहाँ पर जो यूज की थी वो चीजें थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड न्यूटोनियन फिजिक्स। मतलब वही जो चीज वहां पर रदरफोर्ड जो नहीं बता पाया, क्योंकि हमने रदरफोर्ड का जब ड्रॉबैक पढ़ना शुरू किया था तो हमने यही कहा था कि न्यूटन ने ये कहा था कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यही बात करने से हमने स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर जो मेन चीजें यूज करी बोहर ने, वो इन्हीं दो चीजों को यूज किया, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि बोहर्स मॉडल किस पर बेस्ड है तो हम क्या बोलेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड न्यूटोनियन फिजिक्स। ओके, क्लियर? ठीक है। अब क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे उसके, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जगते रहना, बस जगते रहना, ठीक है। पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, पॉस्टुलेट्स। पहला लिखेंगे, atoms consist of dense positively charged nucleus, and electron revolves around it, dense positively charged nucleus and electron revolves around it in circular orbits, full stop। अब ये बात जो थी, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये तो रदरफोर्ड बोल रहा था। रदरफोर्ड और इसके स्टेटमेंट में देखा जाए तो अभी कोई फर्क नहीं है ये वाले स्टेटमेंट में। रदरफोर्ड ने भी ये बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बीच में रहेगा और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने न्यूटन को कोट नहीं किया था रदरफोर्ड ने, यहां वो न्यूटन को कोट करेगा और ये बोलेगा कि जिस तरीके से प्लैनेट्स जो हैं वो भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मून जो है वो भी तो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी एनर्जी लूज करनी चाहिए थी और मून को भी अर्थ के अंदर आ जाना चाहिए था, बिग बैंग हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि न्यूटन ने एक और चीज बोली थी कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसको काउंटर करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट्स के लिए लगती है उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, करेक्ट? ग्रेविटेशन इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is the cause of centripetal force between planets and sun और moon and earth, बट उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काउंटर कर रही है और वो सूडो फोर्स होती है। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो फिजिक्स, आएगा अगर नहीं पढ़ा हो तो, सूडो फोर्स होती है, मतलब वो दिखती नहीं है अपन को लेकिन होती है वो।
तभी एक ही ऑर्बिट में वो चीज बनी रहती है, क्योंकि वो बैलेंस कर रहा होता है। जितनी फोर्स यहां लग रही है जो सेंटर की तरफ, उतनी ही फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, ये चीज बोहर ने कोट करी, और उसने बोला कि जिस तरीके से वहां ऐसा होता है वैसे ही यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो काउंटर किया जाता है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। समझ गए बात को? क्योंकि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रीजन था वो ग्रेविटेशन था प्लैनेट्स के केस में, यहां पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। समझ में? जब दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो ग्रेविटी होती है, दो मासेस के बीच में जब होता है। लेकिन जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कूलम्बिक फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है उसका? K(Q1Q2)/r²। ये पता है सभी को, है ना? तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, करेक्ट है। और उसको काउंटर कर रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, और क्योंकि ऐसा हो रहा होता है इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सेम ऑर्बिट में बना रहता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट चेंज करके स्पाइरल नहीं होता। ये बोहर ने काउंटर किया उसको। समझ गए बात को, है ना? तो बोहर ने कैसे काउंटर किया कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको काउंटर करता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, और वो चीज बैलेंस्ड रहती है और इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। समझ गए? क्लियर बात? ओके, तो यहां पर ये फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे आगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है इसका पहला पोस्टुलेट। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। सेकंड, इस बोहर के पोस्टुलेट की हर एक स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो अपन ने लिख लिया। सेकंड, आउट ऑफ infinite possible orbits, electron revolve only in those orbits where its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब इसको समझते हैं हम क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। देखो, न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ऑर्बिट्स मतलब एक डिस्टेंस पर एक सर्कुलर मोशन, है ना? इस न्यूक्लियस से मान लो इतनी दूरी पर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट न जाने कितने सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल है। जो मैंने बीच में नहीं बनाए उनमें भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे हर किसी में नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्बिट में नहीं जाएगा, किसी भी डिस्टेंस पर नहीं रहेगा। उसकी खास बात क्या रहेगी कि वो इन सारे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में से उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो मैं आता हूं, यानी कि मान के चलो कि इसमें वो क्वांटाइज नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है,
तो इलेक्ट्रॉन इसी वाले ऑर्बिट में रहने वाला है। समझ गए? ठीक है। फिर हो सकता है कि और भी पॉसिबल हो, ये भी हो, ये भी हो, और भी ऑर्बिट्स हो, लेकिन इन सब में h/2π जो है का इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम नहीं रहा होगा। मान लो कि इसके बाद यहां पर एक था, मान लो यहां पर h/2π, यहां पर नहीं था इंटीग्रल मल्टीपल यहां, और यहां पर ये वाले ऑर्बिट में जाकर के उसको 2h/2π का एंगुलर मोमेंटम, 2h/2π। तो देखो ये इंटीग्रल मल्टीपल है ना, ये है ना। तो क्या लिखा है अपन ने, आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, इतने सारे ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी कि h/2π का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या बात समझ में आई? ये वाला जो ऑर्बिट था, ये वाला, क्या यहां पर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल था क्या? नहीं था। यहां पर था क्या? नहीं था। यहां पर था, हाँ, तो यहां होगा। समझ गए बात को? यहां पर हो सकता है, जैसे यहां पर 1h/2π है, यहां हो सकता है यहां पर 1.2h/2π हो, तो क्योंकि ये इंटीग्रल छोड़ना है, तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आई? आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बात समझ में आ गई? किसी को नहीं आई? पक्का? पक्का? ठीक है। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना मांगता है, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा वहां पर। समझ गए? ओके, ठीक है। नाउ फिजिक्स में तुम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम, अगर तुम्हें पहले, वैसे तुम आगे पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म होगा तो एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज आएगी, और उस एंगुलर मोमेंटम को mvr से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? mvr। क्या होता है, कैसे होता है, तुम फिजिक्स में जानो, अभी तो तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है उसमें, बस ये देखना है एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, दैट्स इट। ठीक है, क्या होता है? mvr। और एज पर बोहर इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि इट इज इक्वल्स टू n h/2π। समझ गए बात को? और यही n जो है ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? समझ गए? ये फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, ये सेकेंड ऑर्बिट रहेगा, बीच वाले कुछ नहीं है, वो तो मैंने बनाने के लिए बताया कि इनफाइनाइट पॉसिबल में से वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये भी थी, लेकिन वहां पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कहां जाएगा? यहां, या ऐसे 3h/2π आएगा, थर्ड ऑर्बिट आएगा, ऐसा। समझ गए बात को? क्लियर? कोई ऐसा जिसको नहीं आया रिपीट करूं? हाँ, हाँ, लग तो तब भी रहा था। हाँ, ये बता नहीं पा रहा था रदरफोर्ड, क्योंकि उसने न्यूटन यूज ही नहीं किया ना। इसने न्यूटन यूज किया, तभी तो उसने उसको काटा। अभी तो काटने वाली बात तो मैं अभी आऊंगा वहां पर, अभी अपन ने इक्वेट किया नहीं है, अभी जब आएगी चीज आएंगी। लेकिन अभी उसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया वो यही दिया कि जो इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स में से उसी में जाएगा जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π रहेगा। ठीक है, तो ये लिख लो तुम, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, where n is the orbit number, तो n की पॉसिबल वैल्यूज इंटीजर ही हैं, 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे। तो इसके लिए उसने नाम दिए, शेल का नाम दिया, उसने बोला ये शेल है ना, तो शेल का नाम क्या रहेगा? K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, इस तरीके से K L M N उसने नाम दिए। ठीक है, लिख लिया? इसी में लिखेंगे these orbits where angular momentum, हाँ इसी में लिखना है, these orbits where angular momentum is quantized, these orbits where angular momentum are quantized are called stationary orbits। क्या कहते हैं इनको?
स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स वेयर, एनर्जी लेवल where electron does not lose its energy, does not lose its energy। यहां पर फिर उसने रदरफोर्ड को, या जो मैक्सवेल ने क्लेम किया था उसको काउंटर कर रहा है, ठीक है, कि कहीं इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ये एनर्जी लेवल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है उनकी एनर्जी कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और यहां पर एनर्जी लूज नहीं हो रही है। सेम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, सेम एनर्जी पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर या h/2π का मतलब समझ गए ना? 1h/2π, 2h/2π, 3h, 1 या 2/3h/2π होगा क्या? 2/3 टाइम्स h/2π नहीं होगा। समझ गए? अब इस चीज में क्वेश्चन खेल कर सकता है। हो सकता है तुम्हें वो 4 ऑप्शन दे दे और बोलेगी यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, 4 दिए गए हैं, तुम्हें एंगुलर मोमेंटम किस में रहेगा वो, ठीक है। तो हो सकता है तुमको वो बोल दे कि क्या बोलते हैं 4h/π, क्या इसमें घूम सकता है क्या? घूम सकता है। कैसे? तो 2 और 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8h/2π का मल्टीपल, इंटीजर है ना, है कि नहीं? 5h/π हो सकता है क्या? हो तो सकता है। h/7π हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो कैसे पहचानना है? तो तुम्हें समझ में आना चाहिए 4 किसमें घूमेगा किसमें नहीं घूमेगा। हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली ना दे तो तुम्हें करके देखना पड़ेगा कि हाँ ये इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए बात? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3। ईच ऑर्बिट is associated with, each orbit is associated with, each orbit is associated with definite amount of energy, definite amount of energy. Energy of orbit increases, energy of orbit increases as the orbit number increases, energy of the orbit increases as the orbit number increases। अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि एनर्जी पहले ऑर्बिट में E1 है, सेकेंड ऑर्बिट में E2 है, थर्ड ऑर्बिट में E3 है, तो क्योंकि हम ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस। ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आई? फोर्थ पॉइंट, पोस्टुलेट नंबर 4। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड only when, energy is absorbed or emitted only when electron jumps from one stationary orbit to another, one stationary orbit to another। क्या मतलब है इसका? कि जब भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो वो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा होगा या एमिट कर रहा होगा।
एब्जॉर्ब करेगा मतलब एनर्जी गेन करेगा, तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। तो कभी भी वो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल जा रहा है, अगर लोअर टू हायर, तो क्या हो रहा होगा एनर्जी का? एब्जॉर्ब हो रही होगी एनर्जी, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। समझ गए? वहीं अगर वो हायर से लोअर आ रहा है, नीचे टपक रहा है, तो क्या करेगा? वो एमिट करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए है, तो वो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा। वहीं हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एमिट करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? और सीधी सी बात है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या एमिट हो रही होगी। वो कितनी हो रही है वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से 3 जा रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा 1 से 3 जाने में? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों, और कितनी एब्जॉर्ब कर रहा होगा? E3 माइनस E1। समझ में आई ये बात? दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही होगी। क्या बात समझ में आ गई बात? है ना? तो इसको अगर हम समझें तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अगर इलेक्ट्रॉन अपने यहां पर है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट। अभी मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में भी, ग्राउंड स्टेट। एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, कैसे करेगा? कोई सी एनर्जी इसके ऊपर हिट करी, h न्यू की मान लो, तो ये क्या करेगा? हायर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, और कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। तो इसने क्या किया? एब्जॉर्ब की एनर्जी, तो इस वजह से वो हायर ऑर्बिट में जंप किया। तो यहां पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है? वो रहेगा E4 माइनस E1। समझ गए? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसने, क्योंकि वो 4th एनर्जी लेवल पर जा रहा है, तो वहां की कुछ एनर्जी रही होगी यहां, और जो भी एनर्जी यहां की है वो कांस्टेंट है 4th ऑर्बिट में। 3rd ऑर्बिट में जो है वो कांस्टेंट है, 2nd में है वो कांस्टेंट है, 1st में है वो कांस्टेंट। लेकिन है तो अगर अलग अलग देखा जाएगा तो अलग अलग एनर्जी लेवल। समझ गए ना बात? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो यहां से यहां अगर हायर एनर्जी लेवल पर जाना है तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी। ठीक है, अब अगर वो, ये कहलाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। अब वापस आएगा वो, जब वापस जंप करेगा फर्स्ट में, तो इस टाइम वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, और उतनी ही एमिट करेगा जितनी डिफरेंस है ना, जितना डिफरेंस होगा। क्लियर? पक्का? लास्ट में जग रहे ना सब? ठीक। आगे वालों को लगता होगा सब पीछे वालों को ही बोलते हैं कि जग रहे हैं क्या, इस बहाने हम सो लेते हैं आगे वाले सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा वो वही रहेगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल। ये चीज, ठीक है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, है ना? ये या तो एनर्जी एब्जॉर्ब वाली रहेगी या एमिट वाली रहेगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, वो उतनी ही हो रही है जितना डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल है। दैट्स इट। तेरे को नहीं आ रहा ना समझ? आ रहा है? आ रहा है? सच्ची बता। तो अगर इन जनरल, ये तो मैंने इन जनरल अगर मुझे लिखना है तो मैं जनरली क्या लिखूंगा? डेल्टा ई क्या रहेगा? E N2 माइनस E
N1। और ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकता है, या तो N2 से N1 हो रहा होगा या N1 से N2 हो रहा होगा। N2 से N1 मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है तो यहाँ एमिट हो रही होगी लाइट, और N1 से N2 जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल पर जा रहा है तो एब्जॉर्ब हो रही होगी लाइट। ठीक है, पैर ठीक है तेरा, हो गया, क्या हो गया था फिर, फ्रैक्चर वैक्चर निकला, सही है क्या? अच्छा, अभी तो बेटा 1 साल की मैराथन है यहाँ पर, ये मैराथन दौड़नी। ओके, क्लियर सभी को? पक्का? बोरिंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है? बड़े लिखो, आगे लिखो। ऑल्सो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल्सो वन ट्रांजिशन या वन यूनिक ट्रांजिशन, ऐसा लिखो, वन ट्रांजिशन, अगर लिख दिया है तो ब्रैकेट में लिख दो यूनिक, वन ट्रांजिशन ब्रैकेट में लिखो यूनिक, यूनिक अनोखा, यूनिक UNIQUE, वन ट्रांजिशन यूनिक, वन यूनिक ट्रांजिशन corresponds to one unique photon, one unique transition corresponds to one unique photon, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू और लैम्डा, न्यू और लैम्डा, क्योंकि फोटोन इज रिलेटेड टू सम फ्रीक्वेंसी और सम वेवलेंथ, तो न्यू और लैम्डा। अब क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो इस एनर्जी लेवल पर है, समझना बात को, इंपॉर्टेंट चीज है, या आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उधर ध्यान नहीं है इसका, सीधे बैठो। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस एनर्जी लेवल पर है, अगर वो यहां से यहां जंप कर रहा है, ठीक है, तो ये एक जंप है, दिस इज वन जंप, वन ट्रांजिशन। ओके, कहां से कहां जा रहा है वो, 1 2 3 4 5, 5 से लेकर 1 पर जा रहा है, तो ये सीधा कहां कूदा, 5 से 1 पर सीधा कूद गया, दिस इज वन जंप, वन ट्रांजिशन, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट हो रही होगी, वो h न्यू है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल h न्यू, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो 5th ऑर्बिट में है, वो अगर फर्स्ट में हो सकता है कि पहले वो 4th में आए, फिर 4th से 3 में आए, 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए, है ना, ये भी अपने आप में अनोखे हैं, दीज आर ऑल्सो यूनिक जंप्स। तो ये जो एनर्जी यहां पर एमिट हो रही होगी, ये कहां से कहां के बीच में, ये 5 और 4 के बीच में, तो ये जो जंप है, ये जो ट्रांजिशन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। सारे जंप की, सारे ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो अलग अलग है, सब अपने आप में यूनिक हैं, समझ गए। 4 से 3 की ये वाली जो ट्रांजिशन है, इसके करस्पॉन्डिंग भी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग रहेगी, ये बात समझ में आई। यूनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू यूनिक फोटोन या यूनिक फ्रीक्वेंसी या यूनिक वेवलेंथ, वही चीज लिखी है अभी अपन, समझ गए। तो सबकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, सब अलग अलग एनर्जी की। अगर मान लो मैंने कहा ये 5th से हो सकता है 2nd पर गया हो, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक ट्रांजिशन, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी भी अलग होगी। क्या बात समझ में आई? पक्का? वन यूनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू वन यूनिक फोटोन। ओके, क्लियर? कोई ऐसा जिसको ये चीज नहीं आई? हाँ, वो बात अलग है कि यहां से अगर इसको ऐड कर देंगे तो वो यही आएगी, ऐड करेंगे तो सेम, सीधे, ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन है, ठीक है, वो चीज सेम रहने वाली है। लेकिन एक यूनिक जंप, मैं एक ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, एक ट्रांजिशन, नाउ दिस ट्रांजिशन इज ये वाला, ये ट्रांजिशन,
ये जंप, हर जंप अपने आप में यूनिक। समझ गए? नहीं, एनर्जी ऐड करो, क्योंकि कंजर्वेशन तो एनर्जी का होता है ना। ठीक है, डन? समझ में आ गई बात? नोट करके लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप from n equal to 1 to n equal to 2. Electron will not jump from n equal to 1 to n equal to 2 if energy absorbed will be any less than delta E. any less than delta E. क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E1 मान लो, यहां पर है E2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डेल्टा E, E2 माइनस E1। ये जो भी आंसर आएगा, जो भी है, इतना तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अगर आपने इससे कम एनर्जी, जितनी इसको चाहिए यहां से यहां जंप करने के लिए, उसके थोड़ी भी कम दी तो वो जंप करेगा ही नहीं। ऐसा मत सोचना कि उससे थोड़ी सी कम दी तो हो सकता है वो यहां पर बीच में ही आकर के घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जाएगा तो या तो यहीं रहेगा until unless उसको मिनिमम इतनी एनर्जी ना मिल जाए। समझ में आ गई बात? है ना? तो जरा सी भी कम होगी तो वो जंप करेगा ही नहीं। ओके, समझ गए बात को? तो ये बात है। नेक्स्ट नोट में ही लिखेंगे। अब नाउ दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ बोहर, जो हम बाद में ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर में भी अलग से लिखेंगे, लेकिन ये अभी भी बताना जरूरी है, तो इसको ध्यान रखो। और तुम जानते हो ये बात कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल satisfactorily explains spectrum of single electron species. Explains, कहां से बोलना है? Explains spectrum of single electron species like hydrogen, He plus, Li2 plus, Be3 plus, etc. समझ गए बात को? Bohr's atomic model satisfactorily explains spectrum of single electron species like hydrogen, He plus, Li2 plus, Be3 plus, etc. ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही वो चीज मल्टी इलेक्ट्रॉन में जाती है, यानी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन में जाती है, तो बोहर मॉडल फेल हो जाता है। यही इसका ड्रॉबैक है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड रहेगा। ओके, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे मान लो, और उसमें से तुमसे पूछेगा कि किसमें वैलिड नहीं है, तो तुम बता सकते हो, है ना? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने हैं, और उसमें से अगर कितना आयन बन रहा है तो उसमें तुम्हें उतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे उसको। समझ गए? जैसे He का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास नॉर्मल स्टेट में, लेकिन ये प्लस आ गया, तो प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 गया, तो कितना बचा? 1 ही बचा। तो तुम नोट करोगे इन सभी के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं में वैलिड है बोहर मॉडल, सिर्फ इन्हीं में वैलिड। ठीक है, ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है अपन को, है ना? ओके, लिख लो, इट फेल्स, आगे इसी में फुल स्टॉप, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इसी में इट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो भी चीजें हैं वो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है।
क्लियर? कोई डाउट? पक्का?